स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका आपके YouTube चैनल श्रेयांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर स्वागत है और मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या है। हम पूरे वीडियो को 5 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। इसमें मेरा पहला भाग होगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और दूसरा होगा वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तीसरा होगा वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द स्कार्सिटी, एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ग्रोथ। आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ओक्योनोमिकोस। से लिया गया है इकोनॉमिक्स। ध्यान रखें, यहां पर 2 पार्ट है। एक है आइकस और दूसरा पार्ट है नोमस। आइकस का अर्थ होता है हाउस होल्ड, जिसको हम लोग होम भी करते हैं, घरेलू भी करते हैं, घर से संबंधित भी करते हैं। और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। हम यहाँ पर एक चर्चा करें, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वास्तव में मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं, और उन साधनों को अपने उद्देश्य की पूरा करने में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका हम उपयोग करेंगे, वह मैनेजमेंट है। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक किसान के पास एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें वो लगाना चाह रहा है धान। चूंकि हम घरेलू प्रबंधन की बात करें, अब धान लगाना चाह रहा है। अब वो जब बाजार जाता है धान के बीज लाने के लिए, तो देखता है कि बाजार में धान के अनेक किस्म के बीज उपलब्ध हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो क्या करेगा? तो वैसी परिस्थिति में जो वो डिसीजन लेगा, उसका वह डिसीजन ही मैनेजमेंट होगा। तो हम यहाँ पर अर्थशास्त्र को घरेलू प्रबंधन के रूप में, हम एक घरेलू प्रबंधन के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है घरेलू प्रबंधन। घरेलू प्रबंधन। लेकिन ध्यान रखने की बात है, ये जो घरेलू प्रबंधन है, इस घरेलू प्रबंधन में एक समस्या है, और वह समस्या है चयन की समस्या है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का संबंध चयन से है। चयन मतलब चूज। 2 विकल्प 4 विकल्प है, उसमें से कोई एक विकल्प को मुझे लेना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर हम 50 रुपये लेकर बाजार गए हैं और बाजार में मुझे बहुत प्रकार की सब्जियां मिल रही होती हैं, लेकिन हम सभी सब्जियों को हम नहीं खरीद सकते, तो वहाँ पर हम चूज करते हैं कि कौन सी सब्जी हम खरीद कर आए। लेकिन आज अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो चुका है, काफी व्यापक हो चुका है। तो आज हम देखें कि अर्थशास्त्र का आज जो व्यापकता है ना, जो क्षेत्र आज बहुत व्यापक हो चुका है, इसका हम देखें कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा सबसे पहला है वेल्थ डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एक राष्ट्र की संपत्ति के कारणों और इसकी प्रकृति की खोज। तो यहाँ पर इनके अनुसार जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है एडम स्मिथ के अनुसार कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है,
धन का अध्ययन है, इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। और जब वेल्थ की स्टडी की हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि धनोपार्जन की क्रिया क्यों और कैसे। लेकिन मुख्य रूप से फोकस है धन के उत्पादन पर, इनका भी फोकस रहा है। धन के उत्पादन के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए इन्होंने दो टर्म इस्तेमाल किए हैं, एक इनविजिबल हैंड और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। अपने स्वार्थ में व्यक्ति जब कार्य करता है तो ऑटोमेटिक पूरी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का संतुलन उपस्थित हो जाता है, और वो संतुलन को स्थापित करने के लिए इनविजिबल हैंड कार्य करता है, जिसको हम लोग अदृश्य हाथ कहते हैं। और अदृश्य हाथ मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं। तो चूंकि इन्होंने अपने परिभाषा के क्रम में धन पर ज्यादा फोकस किया था, इसलिए इसकी काफी आलोचना हुई। अब बाद में फिर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें उन्होंने परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि नहीं, धन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन धन से और ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण शब्द को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वह शब्द है कल्याण। लोगों की संतुष्टि, लोगों की संतुष्टि अधिक कैसे हो, इस पर विचार करने का कार्य अर्थशास्त्र का है। तो इसलिए अर्थशास्त्र, मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक तरफ तो धन का विज्ञान है, लेकिन दूसरी तरफ जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एक व्यक्ति का अध्ययन, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का गौण हो गया। एडम स्मिथ ने एक मानव को गौण कर दिया था, मानव का अध्ययन नहीं, मानव के द्वारा जो अर्जित किया जा रहा है धन, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, वो कैसे अर्जित कर रहा है। धन महत्वपूर्ण है, धन हमारा साध्य है, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जा रहा था धन, इसलिए। लेकिन मार्शल ने कहा कि नहीं, धन हमारा लक्ष्य नहीं है, धन एक साधन है, और उस साधन से हम अपनी संतुष्टि, अपनी खुशी को पूरा कर सकते हैं। इस संदर्भ में चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य ने भी धन को साधन माना है और साध्य सुख को माना है। सुख मतलब संतुष्टि को माना है, खुशी को माना है। मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया है, ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ordinary business of life. It examines that part of the individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. तो चीज ध्यान रखने की बात है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, माने अर्थशास्त्र जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानव का अध्ययन है। किस प्रकार के मानव व्यवहार, कहां पर मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ करने का मतलब है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम कर रहा है। वे कभी उपभोक्ता का कार्य करता है, कभी वो उत्पादक होता है, कभी वो विनिमय करता होता है, कभी तो वितरक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उसकी क्रियाएं हैं, मानव की क्रियाएं हैं, इसी को उन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से संबंधित कहा है। अब यहां पर अब उसके बाद कहता है इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। एक व्यक्ति के और एक समाज के की जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें से उस पार्ट का यह अध्ययन करता है। किस पार्ट का? दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ द वेलबीइंग। लोगों की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो भौतिक साधन की आवश्यकता है, उस भौतिक साधन की प्राप्ति वो कैसे करता है और उस भौतिक साधन का उपयोग कैसे करता है। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास पंखा है, लेकिन हम पंखे का उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या हम खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमारे पास कार है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारी खुशी नहीं हो सकती है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो कार को कैसे प्राप्त करना है ये महत्वपूर्ण है, और कार का उपयोग कैसे करना है।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मनुष्य की क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की क्रियाएं होंगी, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। और हमारे खुशी का जो आधार है वो दो प्रकार का है, एक भौतिक सुख और एक अभौतिक सुख। लेकिन मार्शल का संबंध सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख से है। भौतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जो संतुष्टि मिल रही वही सुख है, और इसी सुख को पूरा करने का, इसी सुख के अध्ययन का आधार हमारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यही बताता है कि लोग कैसे भौतिक साधनों को एक्वायर करें और कैसे भौतिक साधनों को उपयोग करके सुखी हो। ठीक इसी प्रकार एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में, तो एक व्यक्ति की बात होगी, एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में कैसे उन साधनों का उत्पादन हो और फिर उनका हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे वितरण करें कि उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच जाए, उन वस्तु के उपभोग से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। एक मार्शल का कहना था। तो मार्शल ने, चूंकि मार्शल की आलोचना रॉबिन्स ने की, एल रॉबिन्स ने कहा कि एक व्यक्ति को आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव बनाना उचित नहीं है, क्रिया को आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया बनाना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही क्रिया कभी आर्थिक क्रिया हो जाती है, कभी गैर आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में जो डिमार्केशन लाइन आपने किया, मार्शल साहब ने जो किया, ये संदेह उत्पन्न करता है कि हम किस क्रिया को आर्थिक कहेंगे और किस क्रिया को गैर आर्थिक कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप एक गाना गाते हैं अपने मनोरंजन के लिए तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो गई, लेकिन वही जब आप गाना किसी स्टेज पर जाके गाते हैं तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। एक महिला का कार्य घर में इतना सारा कार्य करती है वो, क्योंकि लेकिन उनके कार्य का कोई बाजार कीमत नहीं है, इसलिए वो गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन जब वही महिला किसी दूसरे के घर में वे सारे कार्य करती है, जैसे घर में झाड़ू लगाना, घर का पूरा मैनेजमेंट करना, और यही अगर वो किसी दूसरे के घर में जाके करती है तो उसके बदले में उसे मजदूरी मिलती है, तो फिर उसी महिला के वो कार्य आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो हम किस क्रिया को आर्थिक करेंगे, किस क्रिया को गैर आर्थिक कहेंगे, ये डिमार्केशन लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, समस्या उत्पन्न करती है। इसलिए रॉबिन्स ने एक नए सिरे से अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिए, देखते हैं कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। लियोनार्ड रॉबिन्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था एन एशे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति और महत्वपूर्ण पर एक निबंध, जिसका प्रकाशन हुआ था 1932 ईस्वी में। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी, उसका जो आधार था वह आधार क्या था कि चाहे वो एक व्यक्ति के जीवन हो या फिर पूरे अर्थव्यवस्था की हम बात करें, तो वहाँ पर दो चीज उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का उद्देश्य है, और व्यक्ति का उद्देश्य मतलब व्यक्ति जो चाहता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना उसकी एक उद्देश्य है, और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो उसके पास साधन है, इन दोनों में क्या संबंध है, कैसे वो करेगा, साधन और साध्य के बीच में कैसा संबंध है, और इस संबंध में मानव का क्या व्यवहार होता है, इस व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। और अर्थशास्त्र उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है उन्हीं के शब्दों में हम यहाँ देखें, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as the relationship between ends and scarce means which have alternative use। तो चीज यहाँ पर अगर आप परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि ये ह्यूमन बिहेवियर, और इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो अध्ययन करता है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। तो कैसा ह्यूमन बिहेवियर का भाई, कहां पर, तो ऐसे जगह पर जहां पर वो रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब एम, उद्देश्य, लक्ष्य, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो उसके पास साधन है वह स्कैर्स है, दुर्लभ है, और उसका अल्टरनेटिव यूज है। तो विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधन से हम अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे,
दोनों में संबंध स्थापित हम कैसे करेंगे, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ कैसे होगा, दोनों में संतुलन कैसे होगा, और इस संतुलन स्थापित करने में हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसी व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, पुनः उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर दोहराएं। 50 रुपये लेकर हम बाजार गए और बाजार में देख रहे हैं कि बहुत प्रकार की सब्जियां बिक रही होती हैं। हम सारे सब्जियों को हम खरीद नहीं सकते हैं 50 रुपये में, तो 50 रुपया हमारा क्या हो गया, साधन हो गया। अब जो सब्जियों को खरीदनी है, वे सब्जी खरीदना हमारा एम्स हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। तो हमारा क्या व्यवहार होगा, हमारा व्यवहार यहाँ क्या हो गया, चयन का व्यवहार होगा। चयन का व्यवहार होगा कि हमें चयन करेंगे कि हम इतना आलू लेंगे, हम इतना प्याज लेंगे, हम इतना टमाटर लेंगे, या सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हम कौन कौन सब्जी खरीदेंगे, 2 सब्जी खरीदेंगे कि 3 सब्जी खरीदेंगे, और फिर 3 सब्जी खरीदने के बाद फिर हम देखेंगे कि नहीं कितनी मात्रा में हम खरीदेंगे। तो ये जो हमारा व्यवहार है, दैनिक जीवन का जो हमारा व्यवहार है, इस व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। और यहाँ पर जो सब व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। तो कैसा चयन हम करेंगे, समझिए ना, कि किस प्रकार का चयन करेंगे। चयन की जो प्रक्रिया होगी, वो जो 50 रुपये का विभिन्न सब्जियों में, विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो एलोकेशन होगा, आवंटन होगा, जैसे मान लिया जाए कि हम 2 सब्जी लेने का विचार कर दिए, एक आलू और एक टमाटर 50 रुपये में, तो कितना रुपया हम आलू में लगाएंगे और कितना रुपया हम टमाटर में लगाएंगे। तो ये आवंटन हुआ, ये साधन का आवंटन। ये आवंटन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक उन्होंने एक टर्म दिया है, आवंटन कैसा हो, इन्होंने एक टर्म दिया है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कुशलतापूर्वक। तो कुशलतापूर्वक क्या है, कैसे एफिशिएंट एलोकेशन। हम जो 50 रुपया आलू और टमाटर में लगा रहे हैं, तो जो एक स्थिति पहुंची, कितना मान लीजिए कि हम 2 किलो आलू ले लिए और 2 किलो टमाटर ले लिए, 4 किलो में हमारा 50 रुपया खर्च हो गया। अब यहाँ पर ये जो परिस्थिति है, अब यहाँ पर अगर हम चाहें कि हम टमाटर 3 किलो ले लें, 2 किलो ही आलू ले लें, तो ये करना संभव नहीं हो। मतलब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी ही होगी। मतलब एक व्यक्ति को बिना हीनतर बनाए हम दूसरे व्यक्ति को के सुख को हम नहीं बढ़ा सकते। अगर ये परिस्थिति पहुंच जाए, तभी हम कहेंगे कि साधन का आवंटन जो हुआ है वो एफिशिएंट हुआ है। क्लियर। मान लिया जाए कि एक किसान अपने साधन का किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगा रहा है, 2 वस्तु के उत्पादन में लगा रहा है, और वे सारे साधन को लगा चुका है, और सारे साधन को लगाने पर अगर वो देख रहा है कि हमें एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि अगर करने के लिए वो प्रयास है, तो वो बिना दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी किए बिना वो उसमें वृद्धि न कर पाए, तभी हम कह सकते हैं वो एफिशिएंट। तो यहाँ पर समस्या इनकी परिभाषा में 2 महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है एंड्स, जो कि असीमित है, हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं, और दूसरा जो मीन्स, जो उसके साधन है, वो स्कार्स है, दुर्लभ है, और दुर्लभ ही नहीं है बल्कि उसका एक अल्टरनेटिव यूज है। जैसे अभी हम 50 रुपये में सब्जी ही नहीं खरीद सकते हैं, 50 रुपये से किसी दूसरी वस्तु भी हम खरीद सकते हैं। तो 50 रुपये का साधन का जो, अगर हम 50 रुपये को सब्जी खरीदते तब तो समस्या ही नहीं रहती, लेकिन 50 रुपये हम सब्जी भी खरीद सकते हैं, राशन का सामान भी खरीद सकते हैं, बिस्किट भी खरीद सकते हैं, चीनी भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज हम खरीद सकते हैं। तो उन साधन का वैकल्पिक यूज है। जैसे भूमि है, हमारे पास एक साधन है, और भूमि का हम प्रयोग केवल कृषि कार्य में ही नहीं करते हैं। भूमि का प्रयोग हम बिल्डिंग बनाने में कर सकते हैं, भूमि का उपयोग हम खेल के मैदान बनाने में कर सकते हैं, या फिर भूमि का उपयोग हम वन रोपण, जंगल लगाने में, पेड़ पौधे लगाने में भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वैकल्पिक प्रयोग है, और वे जो दुर्लभता से यहाँ पर समझ लेने की बात है कि हमें जितनी आवश्यकता है, हमें जितनी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की तुलना में उस वस्तु की जो उपलब्धता है, सोचिए हमें चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए 5 क्विंटल आलू, लेकिन 5 क्विंटल उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन हुआ है 2 ही क्विंटल। तो
आलू है, लेकिन उसकी तुलना में, हमारी आवश्यकता की तुलना में उसकी उपलब्धता कम है, उसकी पूर्ति कम है। तो जब हम दुर्लभ की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज आता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक है, वस्तु की आवश्यकता वस्तु की उपलब्धता से अधिक है, तभी हम कहेंगे कि वह वस्तु दुर्लभ है। तो हर प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार के साधन दुर्लभ है। तो इनकी भी, तो ये हुआ लियोनार्ड रॉबिन्स की परिभाषा। हालांकि इनकी परिभाषा की भी काफी आलोचनाएं हुई हैं, और आलोचनाओं का आधार ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज लिख दिया कि जो भी हमारे पास आर्थिक समस्या है वो आर्थिक समस्या साधन की दुर्लभता के कारण होता है। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है वो साधनों की दुर्लभता के कारण होती है। लेकिन जब 1929 और 30 की मंदी देखी गई, उसके कारणों पर जब विचार किया गया तो वहां पर देखा गया कि नहीं, मंदी जो आई है वह साधनों की दुर्लभता नहीं है, बल्कि साधनों की मांग में कमी हो जाने से साधनों की प्रचुरता वहां पर हो गई थी, जिसके चलते वो मंदी आई थी, जिसका समाधान लियोनार्ड रॉबिन्स की परिभाषा में नहीं है। और लियोनार्ड रॉबिन्स की परिभाषा में आर्थिक विकास को हम कैसे आगे कर सकते हैं, ये भी इसमें कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए सैमुअलसन ने 1948 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी इकोनॉमिक्स, और उस पर उन्होंने एक विकास संबंधी परिभाषा दी। तो सैमुअलसन की जो परिभाषा है वो बहुत ही सिंपल है, वो रॉबिन्स की परिभाषा को बेस बनाया है और रॉबिन्स की परिभाषा पर ही अपनी परिभाषा को खड़ा किया है। सैमुअलसन 1948 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक्स, इसमें इन्होंने परिभाषा दिया है विकास संबंधी परिभाषा। इन्होंने जो कहा कि जो साधन है जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक, जैसे हम मान लिया जाए कि कोयला है, कोयले का इस्तेमाल आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर रहे हैं, लेकिन ये हम कब तक करते रहेंगे? आने वाले समय में हो सकता है कि कोयला खत्म हो जाए, कोयला से जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी हम फिर हम नहीं ले पाए। तो हमारा जो भविष्य का जो रिक्वायरमेंट है, भविष्य की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? संसाधनों के विकास पर भी हमें चर्चा करनी होगी। संसाधनों के विकास का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान संसाधन है उसका उपयोग हम किफायती तरीके से करें। किफायती तरीके से करें मतलब उसका उपयोग ही न करें, नहीं, उसका उपयोग किफायती तरीके से करें। जितनी आवश्यकता है, जैसे हमने कहा ना इफिशिएंटली, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करें। हम उसको वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का बर्बादी न हो, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, पहली बात। अब दूसरी बात कि संसाधनों के, नए संसाधनों की खोज पर भी फोकस करना होगा, तभी हम अपने भविष्य के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो परिभाषा दिया है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो जिससे पता चलता है कि एक व्यक्ति या एक अर्थव्यवस्था, एक समाज किस प्रकार उपलब्ध संसाधनों का अपनी वर्तमान और अपने भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, चाहे तो वह मुद्रा का प्रयोग कर सकता है, चाहे तो वह बिना मुद्रा का प्रयोग किए बिना उन संसाधनों का आवंटन कैसे करता है, उनका विभिन्न क्रियाओं में वितरण कैसे करता है, इस बात का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो सैमुअलसन की भी परिभाषा बेसिकली रॉबिन्स की परिभाषा पर ही केंद्रित है, लेकिन इन्होंने एक चीज ये जोड़ दिया है कि हमें भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है, और उस व्यवस्था को, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसको इकोनोमाइज करते हुए, उसको हम विविधता से खर्च करते हुए हम नए साधनों के बारे में पता भी लगाना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि
ऊर्जा के स्रोत में भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोयला एक दिन समाप्त होने वाले संसाधन है, ये जो साधन है वो संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में हम दूसरे साधन पर भी फोकस करें, जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल में हम लाए, पवन ऊर्जा है उसको हम कैसे इस्तेमाल में लाए, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, उसको हम कैसे अपने इस्तेमाल में लाए। तो ये संसाधनों की खोज की भी समस्या अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्री को ये भी विचार देना चाहिए। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यक्ति की संतुष्टि करने के लिए, व्यक्ति की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए, व्यक्ति और समाज के कल्याण को अधिकतम करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार करता है, ताकि उसकी वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता निर्बाध रूप से पूर्ति हो सके। आज इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं समझने में कोई कठिनाई हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, और वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आपके पास जो भी उचित सुझाव होंगे उस सुझाव को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। धन्यवाद।